हेलो डियर्स। शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, हेलोजन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक केमिस्ट्री के स्टार्ट हेलोजन फैमिली के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलोजन फैमिली। क्या है हेलोजन फैमिली, कौन कौन है इसके मेंबर्स और किस स्टेट में रहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यही पढ़ना है। तो ग्रुप 17 फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हमारे मेंबर्स हैं ग्रुप 17 के, जिनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। ये F2 टाइप होता है, ये Br2 स्टेट में मिलता है, ये Cl2, ये I2। एस्टेटिन से मतलब नहीं है, ये भाई साहब रेडियो एक्टिव हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, इनकी शक्ल बदलती रहती है, इसलिए इनकी चर्चा नहीं करनी है। इन सब को देखें तो इन सब की एक विशेष बात है कि सारे के सारे ऑल आर नॉन मेटल्स। सारे के सारों में कोई एलोट्रोपी नहीं पाई जाती। उसके बाद ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक। चौथी बात कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम और चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंडिंग देखें क्या है। इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंडिंग में क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है वही ट्रेंड माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी होगा। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। वैल्यूज बराबर होती हैं पर इनके साइन ऑपोजिट होते हैं। ध्यान रखें, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए है, बाद में ब्रोमीन के, फ्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। अब आगे देखें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात करें। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भैया समझ लें, सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पर दिमाग में रखें फ्लोरीन से अच्छा कोई नहीं, सबसे ताकतवर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। एज सच I2 के पास कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, बट स्टिल अगर स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाना है तो यही ट्रेंडिंग चलने वाली है। तो हम लिखेंगे इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये फ्लोरीन सबसे अच्छा है। और इधर लिखना चाहिए मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी नहीं है, पानी को भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के पास जो इतनी ज़्यादा क्षमता है ऑक्सीडाइज करने की, कहाँ से आती है, और फ्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो उसके कुछ कारण हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें से एक कारण है, बॉन्ड एनर्जी उसमें से एक कारण है, हाइड्रेशन एनर्जी उसमें से एक कारण है। तो देख लेते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन की बातें करते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड जो F2 मॉलिक्यूल बनता है, उसमें सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो वीक होता है, ठीक। FF बॉन्ड इज वीक। क्यों वीक होता है? ड्यू टू हैवी लोन पेयर रिपल्शंस। हैवी लोन पेयर रिपल्शंस। अच्छा, कैसे? फ्लोरीन फ्लोरीन तीन तीन लोन पेयर है इनके पास, और तीन तीन लोन पेयर एक दूसरे को शानदार तरीके से रिपेल करते हैं। तो इन रिपल्शंस की वजह से, क्योंकि साइज भी बहुत छोटा है, और छोटे साइज में फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का एलिमेंट है,
और छोटे साइज की वजह से 3-3 लोन पेयर छोटे साइज में आपस में रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड बहुत वीक होता है, आसानी से बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक। दूसरी बात कि F2 इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, उसकी बढ़िया सी बातें करते हैं कि क्यों होता है। एक रिएक्शन देख लो, अपने आप सारी बातें पता चल जाएंगी। कि मान लो आपके पास फ्लोरीन है, गैसियस स्टेट में है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाना चाहते हो, आपने इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया है, माइनस बन गया, और अब ये एक्वस हो चुका है, मान लो पानी में आ गया है। तो अगर पानी में आया है तो जो भी एनर्जी निकली है उसको हम लोग बोलेंगे टोटल हीट एनर्जी इवॉल्व। ठीक। ये दो हिस्सों में होने वाली है, दो तरह से होगी बेसिकली। कैसे, देखो, इसके साथ आपने डेल्टा एच बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी इसको बोलना चाहिए फ्लोरीन की। बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा और क्या बना यहाँ पर, फ्लोरीन गैस। ठीक। सिंगल एटम आ गया आपके पास। अब सिंगल एटम के बाद आपने फिर से क्या किया, इसके एक इलेक्ट्रॉन को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब आप डालोगे प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, F माइनस, और गैसियस स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ से जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपने आप में नेगेटिव होने वाली है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब अगर ये काम किया जाए कि यहाँ से वाटर ऐड कराया जाए, तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ई, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक। या हाइड्रेशन एनर्जी। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी है, F माइनस की, क्योंकि यहाँ पे F माइनस बन चुका था। ठीक। तो आप देखो कौन कौन सी एनर्जी आपके पास है। एक तो ये बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तीसरा ये हाइड्रेशन की एनर्जी है। अब समझो, इनमें से कुछ चीजें एक्सोथर्मिक हैं, कुछ एंडोथर्मिक हैं। जो ये बॉन्ड एनर्जी वाली कहानी है ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट दी जाती है, ये ज्यादा हीट लेता है, कम हीट इवॉल्व करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी वाला या बॉन्ड एनर्जी वाला जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। बाकी दोनों एक्सोथर्मिक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंथैल्पी वाला प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। इसी के साथ जो हाइड्रेशन एनर्जी का प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, और यही सारा खेल करता है। देखो तो इसको लिखना चाहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक। और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। और जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। समझे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक हेस लॉ करके एक लॉ है जो ये बताता है कि जितना ज़्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियसली राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। तो कुछ पुराने लॉज याद कर लो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस, और डेल्टा एच को आपको मोर नेगेटिव करना है कि स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट हो जाए और एफ माइनस आसानी से बन जाए। तो डेल्टा एच जितना नेगेटिव होगा, जितना नेगेटिव होगा डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा, और फिर हम कहते हैं कि प्रोसेस उतना ही राइट में स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियसली शिफ्ट होगा, ऐसे लिख देते हैं। कौन सा लॉ है भैया ये, इसको हेस लॉ बोलते हैं। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखें। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, अभी इसको डिटेल में करेंगे जब फ्लोरीन की स्पेशली अलग से चर्चा करेंगे तब। फिलहाल
इन्हीं की चर्चा करते हैं पूरे हैलोजन फैमिली की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, रिड्यूसिंग एबिलिटी। अब अगर हैलोजेंस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट तो अच्छे नहीं होंगे बिल्कुल, लेकिन जो सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर चर्चा की जाए आयोडीन माइनस की, या फिर ब्रोमीन माइनस की, या क्लोरीन माइनस की, और फिर फ्लोरीन माइनस की, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस होंगे। लेकिन एज सच सी एल माइनस और एफ माइनस में किसी तरह की कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। पर अगर फिर भी आपको कंपेयर कराना है कि विच इज मोर या विच इज मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ये तो कहेंगे वीक है भाई, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं तो वीक है। तो ट्रेंडिंग तो ऐसी लिखी जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो, ये तो लिख लिया, ध्यान रखें इस बात को कि फ्लोरीन को लिखा जरूर है पर उसके पास किसी भी तरह की कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है नहीं। और आयोडीन की चर्चा है तो आयोडीन जो है वो बहुत खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो किसी को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता है, लेकिन ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, आयोडीन माइनस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखें। अब चर्चा ऑक्सीडेशन स्टेट की। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करें। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग मिलते हैं। फ्लोरीन अपना अलग आदमी है, बाकी ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन के चर्चे अलग हैं। फ्लोरीन की चर्चा करें तो ये -1 में मिलेगा और 0 में मिलेगा। इसको, इसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाए, ये हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग या फिर मोस्ट स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से छीनेगा ही, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए पॉजिटिव तो जाएगा ही नहीं। तो या तो फ्री स्टेट में 0 या तो -1 स्टेट में ही जिंदा रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर चर्चा करें तो ये लोग जीवन अपना -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, प्लस बहुत दूर लिख दिया, और +7 तक ये लोग गुजारा करते हैं, इसमें ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखने हो कि 0 कब होता है, +1 कब होता है, -1 कब होता है, तो ये -1 का तो सबको पता है। ठीक, HCl में देख लो तो -1 में ही मिलने वाला है। यहाँ देखो क्या है, ये फ्री स्टेट में 0 मिलने वाला है। ये +1 बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो ClO2 में आप देख सकते हैं, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है क्लोरीन का, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। ये +3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल देखना हो तो Cl2O3 करके देखा जा सकता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है। ये 6 वाले को अगर हम देखें तो 6 वाले को अगर हम देखें तो 6 वाला जो बंदा है ये Cl2O6 बनाता है। ठीक है, 4 वाले को अगर हम देखें तो 4 वाला ClO2 बनाता है। ठीक, ये जो ClO2 बना रहा है और ये जो Cl2O6 है, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो इनको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, और यही कहानी, इसको भी मिक्स्ड एनहाइड्राइड ही बोला जाता है। NCERT की भाषा है, तुरंत रटिए क्योंकि इस पे सवाल आता है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ऐसे एग्जांपल्स और भी हैं, पर ठीक है, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको आप रख लीजिए। अगला देखें, रिएक्टिविटी की चर्चा करें। ये पूरे ग्रुप की बातें हो रही हैं, अभी स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे आएंगे। एक कॉमन ट्रेंड है, मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, और नॉन मेटल के अंदर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी घटती है। तो जो जनरल ट्रेंड होगा वो ऐसे होगा कि ऊपर की तरफ वाले ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे की तरफ वाले कम रिएक्टिव। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ रिएक्टिविटी। और ये बहुत जनरल ट्रेंड है, कॉमन सेंस है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी घटती है, तो हेलोजन कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, रिएक्टिविटी घट रही है भाई, घटा दो रिएक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्टिविटी पढ़नी है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन, जैसे हेलोजेंस की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, दूसरे मेटल्स के लिए क्या होगी, ऑक्सीजन के लिए क्या होगी, वाटर के लिए क्या होगी, या एक दूसरे के लिए मतलब हेलोजन टू हेलोजन क्या रिएक्टिविटी होगी, उसकी चर्चा करनी है। तो अब किस तरह की रिएक्शंस देते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, वो कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सबसे पहली बात, चलो भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पे आइए। क्या है स्टोरी, बहुत सिंपल, हाइड्रोजन लीजिए और एक हेलोजन लीजिए, रिएक्शन कराइए, 2HX बनने वाला है। बेसिक कॉमन अच्छी प्यारी रिएक्शन, और ये बिल्कुल फ्री स्टेट में रिएक्शन हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, आप HF बना सकते हैं, आप HCl बना सकते हैं, आप HBr बनाएंगे और आप HI बनाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स इसके आसानी से लिए जा सकते हैं, बचपन से रिएक्शंस हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो HF, HI या HBr या HCl, ये जो भी आपने लिया है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड क्या है, कौन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता होगा, इस पे सवाल खूब आते हैं। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, ये है ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये रटना है, अच्छी तरह याद होना चाहिए, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। अच्छा, HF के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी दिखाई देता है कि शायद आई सबसे बड़े साइज का है, ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन उससे छोटा है, तो जैसे जैसे हेलोजेंस का साइज घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, पर ये फ्लोरीन ऐसा क्यों कर रहा है कि फ्लोरीन सबसे छोटा होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसका कारण क्या है, फ्लोरीन के साइज छोटा होने के बाद भी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने का बहुत सिंपल कारण है कि फ्लोरीन भाई साहब जो हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लिख लेते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर बनाना भी चाहो तो इस तरह बना सकते हो, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ फिर कोई फ्लोरीन है, यहाँ फिर कोई हाइड्रोजन है, यहाँ फिर इसके साथ वाला हाइड्रोजन है, और इन दोनों के बीच में अब बॉन्डिंग हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन आया होगा, ये इधर फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, तो इसके साथ ये, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जगह नहीं उतनी, बट यू नो ऑल दिस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, रट के रखना है। इसी पे बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद तुरंत ही एक बात आती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, दैट इज एसिडिक नेचर इन वाटर। एसिडिक नेचर इन वाटर, वाटर का मतलब जब पानी में घोलेंगे तो कौन सबसे जल्दी तेजी से सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन किसका सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान रखें, एसिडिक नेचर इन वाटर का मतलब ये होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर इन वाटर, एसिडिक नेचर इन वाटर की चर्चा करो तो देखो, HI सबसे ज़्यादा, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और HF सबसे कम डिसॉल्व होता है, या सबसे डिसॉल्व ना बोलें, डिसोसिएट होता है बोलना चाहिए, या सबसे धीमे डिसोसिएट होता है, डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर इन वाटर। ठीक, तो जो ये ट्रेंडिंग है वो है डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर इन वाटर की। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसी के बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक, HF बॉन्ड एनर्जी, HCl बॉन्ड एनर्जी, HBr बॉन्ड एनर्जी और HI बॉन्ड एनर्जी में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HF की होगी, फिर Cl की होगी, फिर Br की होगी। कॉमन सेंस से भी कोई बता सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी बता सकता है कि बॉन्ड एनर्जी इसी में ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिख सकते हैं ये। अच्छा, ऐसा क्यों? आयोडीन जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो हाइड्रोजन निकालता है, तो हाइड्रोजन को अपने पास रखना नहीं चाहता है, तो बॉन्ड एनर्जी तो कम ही रही होगी उसकी, तभी तो तोड़ पाएगा, वरना तो टूटेगा ही नहीं। ध्यान रखें, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी FF की नहीं HF की बात हो रही है। FF की कम होती है, HF की ज़्यादा होती है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से हट जाना चाहिए। तो ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब जो नया टॉपिक आ रहा है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, देखो भैया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब डायरेक्टली सीधे सीधे रिएक्ट करते हैं, इसमें कोई मतलब चमत्कार नहीं है। अगर रिएक्शन पढ़नी है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे मान लो आपने सोडियम लिया और आपने क्लोरीन लिया, तो 2-2 मोल ले लीजिए और बिल्कुल प्यार से इसका NaCl बना दीजिए। रिएक्शन बैलेंसिंग करनी 2 लगा लीजिए, बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। सिल्वर की रिएक्शन करिए, फ्लोरीन से रिएक्शन कराइए। सिल्वर इतना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरीन बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा और अपना कंपाउंड बनाएगा, चाहे सिल्वर कितना भी कम रिएक्टिव हो। मान ले लीजिए आपने टिन ले रखा है आपने SN, और फिर रिएक्शन कराई गई Cl2 की, तो यहाँ से बनेगा SnCl2 और SnCl4। अब दिमाग में आता है कि इनमें से क्या बनाया जाए, तो सबसे पहले दिमाग में बात लाइए कि अगर Cl2 को आपने एक्सेस में ले रखा है तो Cl2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से उसको SnCl4 में कन्वर्ट करेगा, मतलब सबसे पहले SnCl2 बन के आएगा। अब इंतजार इस बात का होगा कि क्या Cl2 हमारे पास एक्सेस में है। अगर Cl2 एक्सेस में होगी तो जितना भी SnCl2 बना हुआ है वो भी धीरे धीरे करके SnCl4 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहे हैं तो मेटल को अपने हाईएस्ट या मोर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा दीजिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा दीजिए, तभी रिएक्शन सही होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर देखना हो तो आयरन का देखा जा सकता है। आयरन से आपने क्लोरीन की रिएक्शन करा दी तो आपको पता है कि FeCl2 भी बन सकता है और FeCl3 भी बन सकता है, और यहीं पर अगर आपने गलती से Cl2 को एक्सेस में लेने की कोशिश कर ली तो जितना भी FeCl2 बन के आया होगा that will convert into FeCl3, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब यह हुआ कि FeCl2 से +3 स्टेट में चला गया। लेकिन ये सब कब होगा? जब एक्सेस में लिया जाए, क्लोरीन ठीक ठाक मात्रा में बढ़िया तरह से लिया जाए। तो ये यहाँ पे जो क्लोरीन का काम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है। ठीक, आगे बढ़ो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, अब नया प्रॉपर्टी देखो भाई, मेटल्स के लिए कर लिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, पानी के साथ रिएक्शन देखो। फ्लोरीन तमाशे करेगा, क्लोरीन भी करेगा, पर फ्लोरीन जितने नहीं कर पाएगा। देखते हैं पहली रिएक्शन। आपके पास पानी है, पानी को आपने लिक्विड स्टेट में ले रखा है मान लो, और आपके पास फ्लोरीन है F2, और F2 को आपने गैस स्टेट में ले रखा है। जो रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी कि फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना शानदार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब इसके हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देगा, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी और बाद में HF बन जाएगा। बैलेंसिंग अपनी जगह है, करते रहिए, 2 लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बट मुद्दे की बात यह है कि ऑक्सीजन निकल जाता है प्यार से। पर यही काम अगर आप X2 से करते हैं, X2 का मतलब फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, बाकी आप X की जगह पे क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, या फिर आयोडीन ले लीजिए। तो खैर आयोडीन तो ये सब कर ही नहीं पाएगा, आयोडीन पानी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो उसको हटा देना चाहिए ये। ठीक, क्लोरीन ब्रोमीन ले लें
तो जो रिएक्शन होगी थोड़ी सी रिवर्सिबल होगी, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा, ये बनेगा HX और बनेगा HOX। देखो ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर, पर उतना स्ट्रांगली नहीं हुआ है जितना फ्लोरीन ने किया था। फ्लोरीन ने तो सारी हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर दी थी। क्लोरीन ब्रोमीन उतना स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं वाटर को जितना कि फ्लोरीन करता है, ठीक है ना। और जो ये HX है, ये HOX बन के आ रहा है, ये बहुत शानदार कंपाउंड है। पहली बात तो जो रिएक्शन हो रही है ये बहुत पार्शियल रिएक्शन है, बहुत पार्शियल रिएक्शन है, पारी लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ जो HOX है ये बहुत बहुत कमाल का रिएजेंट है। अगर इसको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा स्ट्रॉन्ग या गुड ब्लीच है। ऐसा कहा जाता है कि अगर क्लोरीन ब्लीच की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि जो HOCl बनेगा वो क्लोरीन से सारे काम अच्छे करेगा, ठीक है ना। HOX में HOBr बन सकता है, HOCl बन सकता है, हम स्पेसिफिकली HOCl की बात कर रहे हैं। ये जो बन के आया है इसको हाइपोहेलस एसिड बोला जाता है, ठीक है ना। नाम भी लिख देते हैं इसका, हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। ये हाइपोहेलस एसिड कहलाता है। आगे बढ़ें, ध्यान रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी है, अब ध्यान रखें आयोडीन नहीं कराता रिएक्शन, मैंने पहले बोला काट दिया था उसको कि आयोडीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कराता। तो अगर I2+H2O लिखेंगे और उसके बाद कोई रिएक्शन लिखने का चमत्कार आप मचाते हैं तो नंबर नहीं मिलने वाले, ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। अब सुने कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर या प्रॉपर्टी क्लोरीन की पूछी जाती है कि एक्वस मीडियम में क्यों होती है। इज ड्यू टू HOCl। ये जो HOCl है बेसिकली जब क्लोरीन पानी में घुलेगा तो उसको HOCl बनाएगा, और ये HOCl ही दूसरी चीज़ों को आसानी से रिड्यूस करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करना है तो ऑक्सीजन को आप पानी में क्लोरीन को आप पानी में डिजोल्व कर लीजिए, और डिजोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऐसा क्या खास है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है। क्लोरीन एक्वस स्टेट में, एक्वस सोल्यूशन में इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बन जाता है, क्या कारण है उसके पीछे? तो कारण ये है कि जो HOCl बनता है दिस एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब अगली बात ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं क्या रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हाँ भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखो, सबसे पहली बात फ्लोरीन की चर्चा कर लें, उसके बाद दूसरों की चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा ऑफ फ्लोरीन, OF2 O2F2, गौर से देखो ऑक्सीजन +2 स्टेट में, ऑक्सीजन आसानी से +2 स्टेट में नहीं जाता है, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि बड़ा भाई है इज्जत रखनी पड़ेगी, यहाँ पे +1 स्टेट में। एक बात ध्यान रखें कि अब ये दो कंपाउंड्स जो हैं, इन दो कंपाउंड्स को आप ऑक्साइड्स बोलोगे या फ्लोराइड्स बोलोगे। तो दिमाग में एक बात रखना कि हमेशा हमेशा जो नेगेटिव में होता है उसी का आइड बोला जाता है। ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन नेगेटिव होता, मोर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, तो हम लोग उसको ऑक्साइड बोलते। फिलहाल हमारा जो फ्लोरीन है वो नेगेटिव, मोर नेगेटिव है, इसलिए हम इसको ऑक्साइड ना बोल के इनको हम लोग फ्लोराइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना चाहिए अपने को, फ्लोराइड्स नॉट ऑक्साइड्स। आ जाइए अगली कहानी पे आइए। ये आदमी जो +1 स्टेट वाला था, +2 स्टेट वाला, ये स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, ठीक ठाक टेम्परेचर पे जिंदा रहता है।
और जो दूसरा वाला है वो उतना जिंदा नहीं रहता, आसानी से रिएक्शन कर जाता है। अब मान लो पोलोडियम ले लिया आपने, इससे O2F2 की रिएक्शन करा दी, और O2F2 की रिएक्शन कराते ही आपको पता चलेगा कि PuF6 और O2 बन जाता है। ये PuF6 क्या है और ये Pu क्यों लिया गया? बेसिकली आप जब रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं, किसी भी किसी रेडियो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जितना भी रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है, वो जब इस्तेमाल कर लिया जाता है, डिके हो जाता है ठीक ठाक, तो उसमें से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें से ये लिया जाता है और उसको इस O2F2 से रिएक्ट करा के ऐसा कुछ एक और टाइप बना लेते हैं और इसको फर्दर प्रोसेस करके डिजायर्ड फॉर्म का PU पोलोडियम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, O2F2 अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो लिख लेते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां जहां फ्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग पावर तो आ ही रही है। तो जो इसमें PU था उसको हम लोग बोलते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, दिमाग में ये बात रखें, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में पाया जाता है। स्पेंट का मतलब क्या है कि जब आप यूरेनियम वगैरह के सैंपल से आप बहुत सारा काम कर चुके थे और सारी एनर्जी निकाल रही थी, अब वो यूजेबल नहीं रह गया है, डिकेबल नहीं रह गया है, फिजनेबल नहीं रह गया, तो जो भी कूड़ा करकट बचता है जो यूजेबल बहुत यूजफुल नहीं रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, उसमें से ये मिलता है। अब देखो गौर से कि जो ऑक्सीजन के लिए बातें हो रही हैं, तो ऑक्सीजन की बातें होने पर ऑक्सीजन के साथ के कंपाउंड्स भी यानी ऑक्साइड्स पढ़ने होंगे। तो हेलोजन के से लेकर अगर आपको पढ़ना हो तो X2O, X2O3, X2O5 और X2O7 करके अपने पास कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कॉमा लगा लीजिए, कॉमा लगा लीजिए, कॉमा लगा लीजिए ताकि अलग अलग दिखाई दें। यहाँ पे आपको तुरंत देखना चाहिए कि इस स्टेट में ये +1 में है, इसमें ये +3 में है। डू नॉट कंसीडर कि X की जगह फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन का बड़ा भाई है वो, +5 और यहाँ पे +7 दिखाई देता है। और फ्लोरीन का मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी X मैंने लिया है, ये X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही है। दिमाग में बातें जरूर आनी चाहिए कि ये जो अभी बताया जा रहा है सिर्फ इनके लिए, क्योंकि अगर फ्लोरीन आ जाएगा तो जो ऊपर बताया था +2 और +1 वही केस चलने वाला है। अच्छा, एक बात और कि इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो क्लोरीन के कंपाउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, आसानी से बोला जा सकता है, कोई चमत्कार नहीं है उसमें। तो हैशटैग लगा के एक बात लिख लीजिए कि अगर क्लोरीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स में से कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखें कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज ClO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ClO2 is a very good replacement ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट क्यों है, क्लोरीन क्या क्या काम करता है, तो याद करो, घर में या फिर हाउस होल्ड्स में जो सरकार से पानी आता है, टंकियों से पानी आता है, उस पानी को स्टेरिलाइज करना, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस को मारने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीनेट किया जाता है वाटर को, तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर। तो स्टेरिलाइज करने के क्लोरीन काम आता है। अगर ClO2 का इस्तेमाल करें, हम लोग यूज करें स्टेरिलाइज करने में, तो ClO2 Cl2 के कंपैरिजन में बेहतर स्टेरिलाइजर है। ठीक, दूसरी बात, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है। ClO2 क्लोरीन के कंपैरिजन में बेहतर डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग के काम आता है, डाई उड़ा देने के, डाई खत्म करने के। तो अगर कोई भी कपड़ा, कोई भी फाइबर, पेपर, जो हम लोग कॉपियां इस्तेमाल करते हैं, कई कॉपियां बहुत अच्छी गोरी गोरी होती हैं, अच्छी सफ़ेद वाइट पेजेस होते हैं, कई के पेजेस बहुत धुंधले से खराब गंदे होते हैं। तो ध्यान रखें, जितना साफ अगर आपको पेज को करना हो तो उसके कलर को आपको ब्लीच करना पड़ेगा, कलर खत्म करना पड़ेगा। तो वो कलर खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक, डाई को खत्म कर देने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन की जगह ClO2 का इस्तेमाल करेंगे तो ClO2 क्लोरीन से बेहतर ब्लीच बनकर काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ClO2 का इस्तेमाल करेंगे तो ClO2 ऑक्सीडेशन कराने में ज़्यादा माहिर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ClO2 को इसलिए कहा जाता है सारे ही काम ClO2 Cl से बेहतर कर रहा है, तो ClO2 इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ Cl2। क्लोरीन की जगह ClO2 ले लो, जो भी काम क्लोरीन करने वाला है वो ये भी करेगा और मोर एफिशिएंटली करेगा। ठीक, कौन कौन सी चीजें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेटर है, ठीक, और कहें कि ब्लीचिंग सब्सटेंस है, तीसरी बात ये बोलनी चाहिए कि डिसइंफेक्टेंट अच्छा है। ये सारे काम ये क्लोरीन से बेहतर करता है। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लिखा हुआ स्टेटमेंट है, रट्टा मारिए, काम आने वाला है। ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी पे चर्चा अभी नहीं करी है, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। चलो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स पे कमेंट करने आओ। कौन होगा बेहतर, कौन होगा बेहतर? मेरे हिसाब से आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर ब्रोमीन का। ऐसा क्यों? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स है, ध्यान रखें, चर्चा करेंगे इस पे भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। छोटी बातें सिंपल हैं, याद रहनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि I2O5 ये बन सकता है, जैसे Cl2O5 बनता है वैसे I2O5 बन सकता है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि हम लोग मानते हैं कि आयोडीन के जो कंपाउंड्स हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नहीं होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं, पर I2O5 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्वांटिटेटिव टेस्ट में I2O5 का इस्तेमाल किया जाता है एंड इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, माय मिस्टेक, इसको सुधार लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्वांटिटेटिव टेस्ट में I2O5 का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। कैसे, वो देखें। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने I2O5 मिलाया, मिलाने के बाद ये I2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो बड़ा ही बुरी बात है यार। और कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट तो अपने को पता है, एक तो फ्यूम्स निकलेंगे, फ्यूम्स निकलेंगे तो उसको फिर किसी मिल्की वाइट वाटर कर देता है, कुछ याद है, CaCO3 बना देता है वगैरह वगैरह, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रखोगे, बाद में वो कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, मिल्की वाइट कर देगा। सब टेस्ट 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, उन्हीं टेस्ट से पता किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है टेस्ट हो गया, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी और वजह से भी आ सकती थी। तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कंफर्म हो गया। ये पता चल जाए अगर किसी टेस्ट से कि यहाँ पक्का पक्का आयोडीन ही बना है, तब तो श्योर यहाँ पे CO ही रहा था। तो इस I2 के टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन क्या होता है, देखो भैया, स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन क्या है, Na2S2O3। आप इसकी रिएक्शन कराइए, सोडियम आयोडाइड बनेगा और Na2S2 सॉरी Na2S4O6, गलती से गलत लिख दिया था, ये बनेगा। अब सोडियम आयोडाइड बना है, सोडियम आयोडाइड के कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं। अगर ये स्टैब्लिश हो गया सोडियम आयोडाइड बना था, तो पक्का यहाँ पे आयोडीन ही था। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही टेस्ट हो चुकी थी, मतलब यहाँ पे पक्का पक्का कार्बन मोनोऑक्साइड ही था। ठीक, तो इस तरह के कुछ टेस्ट
होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात थी जो बताई, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी। अब ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिविटी हो गई, दूसरे हेलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। आओ भाई, हेलोजन के लिए पढ़ो। देखो, XX प्राइम बन सकता है, XX प्राइम 3 बन सकता है, XX प्राइम 5 बन सकता है, XX प्राइम 7 बन सकता है। ये सब क्या बातें हैं? ध्यान रखिए, इसमें से जो भी X लिखा गया है वो लार्जर हेलोजन है, और जो X प्राइम लिखा गया है ये स्मॉलर हेलोजन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आपको पता है ClF3 को, और से देखो लार्जर स्मॉलर, ठीक, IF7 लार्जर स्मॉलर, ऐसे बन सकते हैं। एक्स एक्स बन सकता है, एक्स एक्स प्राइम 3 बन सकता है, एक्स प्राइम 5 बन सकता है, एक्स प्राइम 7 बन सकता है। ठीक है, अब डिस्कशन फ्लोरीन का। अब भाई फ्लोरीन का डिस्कशन करते हैं। मतलब जो एक ग्रुप की तरह जो भी रिएक्शंस थी या जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ ली, अब चर्चा फ्लोरीन की करते हैं। तो फ्लोरीन की चर्चा से पहले एक चीज़ और छोटी सी है, वो देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है या क्लोरीन जो है या ब्रोमीन और आयोडीन ये कैसे पाए जाते हैं, इनकी चर्चा कर लें। किस स्टेट में मिलते हैं, क्या कलर होता है इनका, गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी चर्चा कर लें। तो फ्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे येलो कलर की बढ़िया सी प्यारी सुंदर गैस होती है। क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो गैस होती है, सूंघने की कोशिश ना करें, तकलीफ देती है। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कह लें, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये तो क्लासिक वॉयलेट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। पर्पल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वॉयलेट सॉलिड। और सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, दिमाग में इस बात को रखना है कि एट रूम टेम्परेचर ही बोली जाती हैं। रूम टेम्परेचर या रूम कंडीशन ऐसे बोल दो, तो रूम कंडीशंस पे ही होती हैं। ये बातें दिमाग में रखनी है। ऊपर वाली चीज को खत्म करें, चर्चा शुरू करें फ्लोरीन की। लेट अस डिस्कस द फ्लोरीन। फ्लोरीन की चर्चा सबसे पहले एफ की जगह F2 बोला जा सकता है। ठीक, तो ये F2 बनाए कैसे? सबसे सवाल पहला तो यही, प्रिपरेशन। तो भाई प्रिपरेशन करा लो। कौन कौन से प्रोसेस हैं? कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, फ्लोरीन को बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं कि फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, इसको ऑक्सीडाइज कराना मुश्किल है। तो इसलिए फ्लोरीन का प्रिपरेशन इतना आसान नहीं है, तो नॉर्मली नहीं होता है। जब भी कभी ऐसे नॉर्मल कोई प्रोसेस काम ना आए तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये लिखना चाहिए शायद कि फ्लोरीन को बनाना इज अ चैलेंज। टू प्रिपेयर फ्लोरीन इन लैब, लैब नहीं है भैया, लैब नहीं है, गलत लिख दिया है, इन अ लैब इज अ चैलेंज। सबसे पहली बात तो ये कि एक चैलेंज है। दूसरी बात, क्यों चैलेंज है? वही ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अगर ऐसा है तो उसको बनाया कैसे जा सकता है? बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस से। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2। KHF2 के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है। देखें, मान लो आपके पास CaF2 है, आपने H2SO4 की रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? HF
प्लस कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो HF आपके पास आया, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए KF से। KF से रिएक्शन करने के बाद एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट टाइप की चीज आती है, दैट इज KHF2। ठीक, इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं K प्लस और HF2 माइनस। ठीक है, K प्लस और HF2 माइनस। अब KF और HF2 माइनस में जो ये KHF2 है और जो आपने HF अगर एक्स्ट्रा डाल रखा है, तो इसमें जो HF है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ध्यान रखें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले CaF2 लिया, H2SO4 में उसमें मिलाया तो HF बन गया। इस HF को KF में मिलाया, जैसे KI KBr होता है उसे KF भी होता है, तो उस KF में मिलाया। KF में मिलने के बाद KHF2 बना। इस KHF2 को डिसॉल्व किया HF में, मतलब आपको HF जो है वो एक्सेस में लेना था। तो जो सोल्यूशन बन के आया इसमें HF जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अब आप अपने सेल को चालू कर दीजिए, बैटरी को चालू कर दीजिए, देखिए क्या होने वाला है। तो रिएक्शन कैथोड पर और एनोड पर होनी है। तो कैथोड पर देखो क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पर तो पहुंच जाएगा H प्लस एसिड से, या इससे भी, जो भी H प्लस पहुंचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या निकाल देगा, H2। एनोड पर क्या रिएक्शन होनी है, हमारे पास फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाली है और क्या बनाने वाली है, F2, फ्लोरीन बना दिया। झंडे गाड़ दिए भाई, फ्लोरीन मुश्किल चीज ही बनानी, पर इलेक्ट्रोलिसिस ने हमें सहारा दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और आती है, वो क्या, कि हमें पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी इस्तेमाल करोगे तो पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा, F2 बन नहीं पाएगी किसी कीमत पे। ठीक है, लिख लेते हैं H2O शुड बी अवॉइडेड। शुड लिख दिया है, मस्ट लिखना चाहिए। should be avoided in this process। क्लियर है मेरी बात? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने H2O लिया तो जो भी फ्लोरीन बन के आएगी वो फ्लोरीन HF बना देगी और O2 निकाल देगी। लो भाई, जो फ्लोरीन आप बना के लाए पानी मिला हुआ था, क्योंकि फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज कर देती है, इसलिए ऐसा काम हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, तो फ्लोरीन आपको मिलने नहीं वाली है, ऑक्सीजन मिलेगी उसकी जगह। तो इसलिए पानी को अवॉइड करें इस प्रोसेस के अंदर। और दूसरी बात कि हम लोग जानते हैं कि जो एनोड है वो इनर्ट लेना चाहिए, इनर्ट लेना चाहिए, ताकि वो रिएक्शन ना करे जो भी एनोड पे जा रहा है। सच बात यह है कि जो एनोड है, इनर्ट एनोड में हम लोग जानते हैं कि सबसे कॉमन, सबसे बढ़िया क्लासिक एग्जांपल होता है ग्रेफाइट का। तो जो ग्रेफाइट का बढ़िया एग्जांपल है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ग्रेफाइट मस्ट बी अवॉइडेड। भाई ग्रेफाइट को क्यों अवॉइड कर रहे हो? इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि भले ही ग्रेफाइट इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, पर फ्लोरीन सबका दादा है, लोगों को उससे डर लगता है, और फ्लोरीन सबसे रिएक्शन करता है, उसी प्रकार ग्रेफाइट से भी रिएक्शन करता है। एस फ्लोरीन रिएक्ट्स विद ग्रेफाइट। रट के रखें, बिल्कुल ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब ज्यादा प्रिपरेशन है नहीं फ्लोरीन के, क्योंकि कितने प्रोसेस निकाल लोगे, संभव ही नहीं है। फ्लोरीन तकलीफ देने वाला आदमी है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट थी प्रिपरेशन, रट के रखिए। पहली बात, ये आदमी एक येलो गैस है, ठीक, हाईली रिएक्टिव है। तीसरी बात, एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कई बार ये रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, रिएक्शंस वगैरह करके भी इसको पढ़ा जा सकता है, फीलिंग ली जा सकती है। मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है, अचानक से सडनली, बहुत फ्रीक्वेंटली, आसानी से, प्यार मोहब्बत से HF बना लेता है। आपके पास सल्फर है, फ्लोरीन है, आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं इसको,
फिर वही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए तो आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचाने की कोशिश करें, या जितना मैक्सिमम हाई आप सोच सकते हैं। आप पोलोडियम था, फ्लोरीन से रिएक्शन कराई तो आपने पाया था कि PuF6 बन रहा था, पहले भी रिएक्शन करी थी। प्लेटिनम ले लीजिए, फ्लोरीन से रिएक्शन कराइए, क्योंकि प्लेटिनम बहुत जिद्दी आदमी है, इनर्ट मेटल है या फिर नोबल मेटल है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जब फ्लोरीन सामने आता है तो इसको भी नतमस्तक होना पड़ता है। सीधा सीधा रिएक्शन PtF6। ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखिए, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने आ जाए और आपने उसकी ठीक ठाक मात्रा ले रखी है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना मेटल का आप ले जा सकते हैं ले जाइए। कार्बन की चर्चा कर लीजिए, फ्लोरीन से रिएक्शन कराइए। तो कार्बन की चर्चा करते ही आपको पता चलेगा CF4 बनने वाला है। बोरॉन से रिएक्शन करा दीजिए, आपको पता है बोरॉन बदतमीज आदमी, BF2 बनेगा। पानी ले लीजिए, पानी को जल्दी जल्दी कोई रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज नहीं करता है, और ये तो इतना महान आदमी है कि सीधी ऑक्सीजन ही निकाल देता है। पानी को स्ट्रांगली या जितना ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ये उतना स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं पेज का, फिर काम करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। हाँ, अब देखें ये तो हो गया। मान लो अमोनिया की रिएक्शन कराने की इच्छा है आपकी, अमोनिया की रिएक्शन कराइए फ्लोरीन से, क्या बनने वाला है? कुछ नहीं, जैसे पानी हुआ था वैसे ये भी हो जाएगा, HF निकलेगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसके साथ किसी की नहीं चलती। जितना स्ट्रांगली आप ऑक्सीडाइज करने के बारे में सोच सकते हैं, फ्लोरीन उतना स्ट्रांगली किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब मान लो आप फास्फोरस की रिएक्शन कराना चाहते हो F2 से, क्या बनेगा? PF5। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराना चाहते हो उसका P4 लिख लो, और ये F2 से कराना चाहोगे तो क्या बनेगा? O2F2। वही वाली बात है, ध्यान करो, पहले पढ़ाई थी। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और है कि ये रिएक्शन अपने आप प्यार से नहीं होती है, इसमें थोड़ा चमत्कार लगाना पड़ता है। वो चमत्कार क्या है कि यहाँ पे आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाना पड़ेगा, और ऐसा करते ही O2F2 बन के तैयार हो जाता है। और रिएक्शन देखेंगे फ्लोरीन की, देखो भाई और रिएक्शन क्या क्या होती हैं। डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराइए, NaOH। डाइल्यूट लिया आपने, पानी मिला हुआ है, फ्लोरीन की रिएक्शन कराइए, गैसियस स्टेट में ले लीजिए फ्लोरीन को, तुरंत OF2 बन के निकलेगा और पानी बनेगा और HF बनेगा। रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की ऐसी हैं, सीधी सीधी याद करनी है, और ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधी सीधी पूछी जाती है। आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लीजिए फ्लोरीन को, NaOH को कॉन्सेंट्रेटेड लिया, फ्लोरीन लिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक, H2O बनेगा और HF बनेगा, ध्यान रखें। SiO2 और फ्लोरीन की रिएक्शन कराइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या बनने वाला है? SiF6 प्लस O2। अब मान लो कि दूसरे हेलोजन से, मान लो आपके पास NaX है, जहाँ पे X की जगह पर हम क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं, फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं। असल में फ्लोरीन को निकाल के करेगा भी क्या? आप क्या नया पता कर पाओगे? आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाओगे पहला फ्लोरीन था दूसरा फ्लोरीन था। तो इसलिए आप फ्लोरीन रिएक्शन कराइए यहाँ पे, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, फ्लोरीन के सागे सबके सब मस्तक हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या बनने वाला है? तुरंत रिप्लेस कर देगा, फ्लोरीन उस जगह आ जाएगा और X2 निकल जाएगा। इसमें गैस नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि क्लोरीन निकलेगी तो गैस निकलेगी, पर आयोडीन अगर निकला तो वो गैस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें पहले भी पता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम। तो अगर यहाँ भी तुम ट्रेंड लिखना चाहो तो तुम्हें तुरंत पता चलेगा कि अगर NaX लिया है और फ्लोरीन की जगह आप मान लो क्लोरीन ले रहे हो, तो यहाँ पे NaCl बनना चाहिए और X2 निकल जाना चाहिए। बैलेंसिंग कर लो, पर यहाँ पे X की जगह फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों नहीं लोगे, बेसिकली ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हो।
इसी प्रकार अगर आपने NaX लिया और यहाँ पे Br2 लिया तो जो बनेगा वो बनेगा NaBr और X2, और यहाँ पे जो X है वो सिर्फ आयोडीन हो सकता है। तो मालूम पड़ता है कि जो आयोडीन है वो किसी भी हेलोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक, रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस नहीं बोलना चाहिए, रिप्लेस नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाता है, अच्छा इंपॉर्टेंट सरीला सुजीला, कि आयोडीन कांट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन, किसी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता किसी कीमत पर। तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसी की है, और ये भी है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ये, और ये भी है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे कम इसी की है। तो इसका फैक्ट अगर लिखना हो तो फिर वही बात है कि फ्लोरीन और फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका भैया, ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो हम लोग लिख लेते हैं दोबारा से, एक बार कई बार रिपीट हुआ है आज के लेक्चर में, पर फिर भी लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर, ठीक। एबिलिटी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एक ही चीज है। अब क्या चर्चा है, iO3 माइनस ClO3 माइनस, iO3 माइनस या फिर ClO3 माइनस, ऐसे कुछ हमारे पास आयंस हैं, इनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलना चाहिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से देंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए फ्लोरीन से, क्या बनने वाला है, iO4 माइनस, ऑक्सीडाइज हो गया, बिल्कुल हो गया, ClO4 माइनस, ध्यान रखें ये ओ कहाँ से आ जा रहा है, ओ कहीं से नहीं आ रहा है, पानी ऐड करा रहे हो आप, पानी को में घोल कर रिएक्शन करा रहे हो, और HF बन के निकल जा रहा है। फ्लोरीन फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के सामने आया है, ठीक। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को गौर से देख लो, तो ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, ध्यान रखें इस बात को, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें आप आयन ही बना रहे हो, आयन के अलावा कुछ नहीं बना रहे हो। तो एक तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं दोनों, और ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये देखो, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गए, ये बेचारा रिड्यूस हो गया, वो तो होता ही है, वो होना चाहता भी है, इलेक्ट्रॉन से इतना प्यार करता है। तो आज के लिए इतना ही है, हमने फ्लोरीन कर लिया है, करना बाकी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद कुछ कॉमन ट्रेंड्स, और उसके बाद पी ब्लॉक में हेलोजन फैमिली खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग करेंगे इनर्ट गैसेस, या फिर जिनको अब मॉडर्न डे में नोबल गैसेस बोला जाता है। तो कल मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां हम लोग क्लोरीन एलिमेंट से या फिर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे।